नमस्कार, गुड इवनिंग, बहुत स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं न्यूज डिकोड, खबरों का महाबुलेटिन जिसमें आपको मिलती है खबर A to Z। स्वागत है आप सबका। शुरुआत करते हैं आज के न्यूज डिकोड। सबसे पहले राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, और भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के तीसरे दिन जिन तस्वीरों पर सबसे ज्यादा चर्चाएं हुई, इनसे जुड़ी आपको पूरी खबर दिखाते हैं। नर्मदा तट पर पूजन करते और नर्मदा आरती में शामिल होते राहुल गांधी की ये तस्वीरें मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा के तीसरे दिन की हैं। मध्य प्रदेश में ये यात्रा तीसरे दिन खरगोन जिले के खेरदा से सनावत तक पहुंची। कोहरे के बीच शुरू हुई यात्रा में राहुल गांधी के अलावा प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वाड्रा, पूर्व सीएम कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, कांग्रेस नेता जयराम रमेश, पूर्व पीसीसी चीफ अरुण यादव और पूर्व मंत्री सचिन यादव पूरे जोश के साथ शामिल हुए। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने सड़कों की स्थिति पर प्रदेश सरकार को निशाने पर लिया। शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री रहे, दुनिया भर की बातें करते हैं, सड़कों वॉशिंगटन की सड़क के माफिक बना देंगे। मैं उनको कहता हूँ, गुजारिश करता हूँ, कुछ तो कीजिए, क्योंकि इतना खतरा मैंने महसूस नहीं किया है जितना कि मैंने पिछले 3 दिन में महसूस किया। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का खेरड़ा, धनगांव और भान भरड़ में ग्रामीणों ने जमकर स्वागत किया। राहुल गांधी भी लोगों का अभिवादन स्वीकार करते नजर आए। फिर शाम को राहुल गांधी की यात्रा सनावत पहुंची, जहां से राहुल, प्रियंका और सभी नेता ओंकारेश्वर पहुंचे। तो राहुल गांधी ने ओंकारेश्वर पहुंचकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए। राहुल गांधी ने नर्मदा तट जाकर आरती की, पूजन किया। आखिर ओंकारेश्वर के इस विजिट के हिस्से की क्या जरूरत थी, क्या इसका संदेश है, जरा इसको हम डिकोड करते हैं। पहली बात जो पूरी तरह स्पष्ट नजर आती है वो ये कि राहुल गांधी अपनी छवि निर्माण को लेकर बेहद सजग हैं, सतर्क हैं, सोच समझकर हर चीज प्लान करके हो रही। हिंदुत्व की पिच पर बीजेपी से लोहा लेते वे हर कदम पर नजर आए। इस दौरे के जरिए राहुल गांधी कांग्रेस की एंटी हिंदू या प्रो मुस्लिम छवि को अब ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी हमेशा से राहुल गांधी और कांग्रेस पर तुष्टीकरण के आरोप लगाती है। भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस का महत्वाकांक्षी अभियान है जो अब तक बेहद कामयाब नजर आ रहा है। असली सवाल यहां यह है कि क्या मोदी मैजिक के आगे राहुल की ये रणनीति कामयाब होगी। एक अंतिम बात जो पूरे सिनेरियो में दिखती है वो ये कि देखना यह है कि हिंदुत्व के मुद्दे पर कामयाब क्या कांग्रेस पार्टी अपनी इन तस्वीरों से हो पाएगी, क्योंकि बीजेपी कहती है कि ऐसा तो वो पहले भी कर चुके हैं, बार बार मंदिरों में विजिट करते हैं, लेकिन ये चुनावी पंडित हैं, चुनावी हिंदू हैं। क्या इस छवि से भी कांग्रेस बाहर आ पाएगी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का काफिला मध्य प्रदेश पहुंचा। इसमें शामिल होने के लिए छत्तीसगढ़ के 350 नेता भी पहुंच रहे हैं। सुबह जब कांग्रेस नेता इंदौर के लिए रवाना हो रहे थे तो रायपुर एयरपोर्ट से इंदौर के लिए विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत के साथ साथ तमाम नेता दिखे, लेकिन अपने साथ वे जो लेकर गए इस पर भी पॉलिटिक्स शुरू हो गई। आज़ादी के पहले भी अंग्रेजों की तलवे चाटते थे, अंग्रेजों की गुलामी करते थे। आज जब देश की एकता, देश की भाईचारा के लिए हमारे नेता सबसे लंबी पदयात्रा माननीय राहुल गांधी जी निकले हैं 3570 किलोमीटर, तो इनको सिर्फ तोड़ने दिखता है। भारतीय जनता पार्टी नफरत और द्वेष की भावना करती है, तो कांग्रेस पार्टी हमेशा जोड़ने का काम की है। तो रायपुर से भी आपने यात्रा में शामिल होने जाने वाले कांग्रेसियों की तस्वीरों को देखा, खबर भी आपने पूरी देख ली। ये आप समझ गए होंगे कि कांग्रेस नेताओं के निशाने पर अब की बार आरएसएस भी है। सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों है, इस बात को हम डिकोड करते हैं आज। जब से राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं वो खुद आरएसएस के ऊपर हमलावर हैं। आप देख ही रहे हैं, उनको सुन भी रहे हैं।
सावरकर पर राहुल आरोप लगा चुके हैं, जिसका असर दूसरे कांग्रेस नेताओं पर भी पड़ रहा है। राहुल की तरह कांग्रेस के राष्ट्रीय और प्रादेशिक स्तर के नेता आरएसएस के ऊपर अब कड़ा रवैया अपना रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि आरएसएस क्यों कांग्रेस के निशाने पर? दरअसल आरएसएस देश का एक ऐसा संगठन है जो पर्दे के पीछे से बीजेपी का पूरा सपोर्ट सिस्टम बनता है। बीजेपी आरएसएस का पॉलिटिकल चेहरा ये भी अपनी तरह से सिद्ध है। आरएसएस का नेटवर्क, उसके कार्यकर्ताओं की संख्या, उनकी एकता, आरएसएस का स्कूल, बाकी संस्थाओं का संचालन, उन सब की ताकत बीजेपी को मिलती है। कांग्रेस नेता यहां ये सिद्ध करना चाहते हैं कि आरएसएस की विचारधारा से देश को दरअसल नुकसान हो रहा है, और यही कारण है कि कांग्रेस के नेता एक के बाद एक लगातार आरएसएस के ऊपर वार कर रहे हैं। और इस वार में, लगातार वार में क्या और कितने वो कामयाब होते हैं ये वक्त तय करेगा, बताएगा। लेकिन इतना तय है कि दोनों पार्टियां तय कर चुकी हैं कि उन्हें किस चेहरे के ऊपर फोकस करना है, किस पर सीधे कटाक्ष करने हैं, किसे टारगेट करना है। मध्य प्रदेश के मौसम में भले ही इस वक्त आप सर्दी बढ़ती हुई पाएं, लेकिन सियासी पारा चढ़ा हुआ है। राहुल गांधी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के जरिए 23 की जमीन बना रहे हैं, तो सीएम शिवराज भाजपा विधायकों के साथ 1-to-1 चर्चा करके उनको आईना दिखा रहे हैं। देखें आप। मध्य प्रदेश में चुनाव से 10 महीने पहले बीजेपी की सर्वे रिपोर्ट ने बीजेपी विधायकों की टेंशन बढ़ा दी। इस रिपोर्ट में कहा गया कि इन विधायकों से उनके इलाके की जनता खुश नहीं। बीते दिनों मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विधायक दल की बैठक में दो टूक कहा कि विधायक अपने कामकाज में सुधार लाएं, वरना नतीजे भुगतने को तैयार हो जाएं। चुनाव से पहले भाजपा अलग अलग एजेंसियों के 3 सर्वे करवा रही है। माना जा रहा है कि इसके बाद 40% विधायकों का पत्ता साफ हो सकता है। मध्य प्रदेश में टिकट वितरण को लेकर अभी रीति नीति योजना बनने में समय है। भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ नेतृत्व और हमारा संसदीय बोर्ड तय करेगा कि किस आधार पर क्या पात्रता योग्यता निर्धारित की जाएगी। तो अभी जो प्रक्रिया वो सामान्य प्रक्रिया है। इधर कांग्रेस का दावा है कि भाजपा कुछ भी कर ले, लेकिन इस बार बीजेपी के ज्यादातर विधायकों को हार का सामना करना पड़ेगा। कितने भी सर्वे करवा ले मुख्यमंत्री, ये बात तय है कि भारतीय जनता पार्टी अब की बार मध्य प्रदेश के अंदर सरकार नहीं बनाएगी। सरकार बनाएगी तो कांग्रेस पार्टी बनाएगी। आने वाले दिनों में सभी 10 अंचल के विधायकों का सर्वे रिपोर्ट आने पर खलबली मचना तय है। इस बार भाजपा कोई रिस्क नहीं चाहती, लिहाजा बड़ी संख्या में मौजूदा विधायकों का टिकट कट सकता है। तो बीजेपी के 40% विधायकों का टिकट कट सकता है। सवाल यह कि बीजेपी इतनी गंभीर इस बार क्यों है, इसको भी समझते हैं। हमें आपको भले ही लग सकता है कि चुनाव में तो अभी कई महीनों का वक्त बचा है, टिकट बांटने में भी वक्त है, उसके लिए सर्वे कराने के लिए भी वक्त है, लेकिन सियासी दलों के लिहाज से 10 महीने बड़ा ही कम वक्त होता है, और ये 10 महीने अंतिम बड़े अहम भी हैं अगर सत्ता में है। बीजेपी हमेशा चुनावी मोड में रहने वाली पार्टी है, ऐसा कहा जाता है, और इसीलिए कहा जाता है क्योंकि बीजेपी एक चुनाव खत्म होते तुरंत दूसरे चुनाव की तैयारी में जुट जाती है। पिछले चुनाव में मध्य प्रदेश की जनता ने बीजेपी को एक झटका दिया। अगला चुनाव शिवराज सिंह चौहान की साख पर लड़ा जा रहा है। शिवराज नहीं चाहते कि अब की बार टिकट वितरण में कोई कोताही बरती जाए, इसलिए विधायकों का रिपोर्ट कार्ड तैयार करके अभी से दिखा चलें। बीजेपी उन्हीं विधायकों को टिकट देगी जो पार्टी नेतृत्व के पैरामीटर्स के ऊपर खरे उतरेंगे। बीजेपी को पूर्ण बहुमत की सरकार अब की बार बनानी है, और इसके लिए ये जरूरी है कि कोई कोताही ना बरती जाए। अब देखना ये है कि किसका टिकट कटता है, किसको टिकट मिलता है, इसमें कितना रिपोर्ट कार्ड का असर होता है और कितना खेमेबाजी का, क्योंकि अब की बार एक ये भी फैक्टर है कि अब की बार यहां सिंधिया के शामिल होने के बाद सिंधिया के समर्थक और सिंधिया के सामने लड़ते रहे बीजेपी के ही कार्यकर्ताओं की एक फौज है। शासकीय कॉलेज, 4000 छात्राएं और छात्राओं के वॉशरूम पर पुलिस का कब्जा। ये कहां है? ये आलम है संजय गांधी कॉलेज सीधी का, जहां छात्राओं की अस्मिता के साथ खुलेआम खिलवाड़ हो रहा। देखें आप। सीधी के शासकीय संजय गांधी कॉलेज में स्वच्छता और सुविधाओं का आलम यह है कि यहां पढ़ने वाली 4000 छात्राओं के लिए शौचालय बनाना ही भूल गए। इमरजेंसी में छात्राएं खुले में जाने के लिए मजबूर हैं। सीधी के सबसे बड़े और पुराने संजय गांधी कॉलेज में जब IBC 24 की टीम पहुंची तो इस सच्चाई को देखकर हैरत में पड़ गई। टॉयलेट नहीं है, लड़कियों को
वॉशरूम जाने के लिए बाहर जाना पड़ता है। लड़कियों के लिए वॉशरूम की बड़ी परेशानी है। यहाँ ईवीएम रखे हुए हैं, इस वजह से लड़कियाँ वॉशरूम खुले में जा रही हैं और वॉशरूम में पुलिस प्रशासन रह रहा है। मामला यहीं खत्म नहीं होता। कॉलेज प्राचार्य भी बेबस लाचार नजर आ रहे हैं। वो कहते हैं कि इन्होंने इसके लिए कई पत्र जिम्मेदारों को लिखे हैं, पर फिर भी सवाल उठता है कि इतने गंभीर मुद्दे पर प्राचार्य ने वैकल्पिक इंतजाम क्यों नहीं किया। आग्रह करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि उसको खाली करा तो बच्चों को बहुत सहूलियत हो। प्राचार्य की शिकायत के बाद भी अगर इसे अनदेखा किया जा रहा है तो ये पूरी व्यवस्था पर एक गंभीर सवालिया निशान है। तो तस्वीरें देखकर आप जरूर हैरान हुए होंगे और होना भी चाहिए, लेकिन आखिर ऐसी नौबत किसकी वजह से बनी, जिम्मेदार इसका कौन है, इस बात को समझना बहुत जरूरी। पहली बात जो साफ साफ इन तस्वीरों में दिखी, कॉलेज प्रबंधन या तो लापरवाह है या फिर इतना बेबस और लाचार कि वो कुछ कर ही नहीं सकते। कॉलेज प्रबंधन को छात्राओं की दिक्कतों का एहसास नहीं है, ये तस्वीरें साफ साफ दिखाती। सोचिए, सैकड़ों छात्राओं के लिए एक वॉशरूम तक की व्यवस्था नहीं है, वो भी आज के दौर में। उच्च शिक्षा विभाग के जिम्मेदारों, संबंधित मंत्री, विधायकों, सांसदों, इन सबको संज्ञान लेना चाहिए जिन्होंने इस इलाके के विकास के लिए बड़ी कस्में खाई। इसके साथ ही छात्र संगठनों को भी छात्राओं के हित की इतनी मूलभूत जरूरत के ऊपर प्रदर्शन क्यों नहीं किया, सवाल उठता है। जब तक गंभीरता और जोश के साथ आप मुद्दों को नहीं उठाएं, तब तक बहरी व्यवस्थाएं आजकल सुनती नहीं। समस्या का हल निकलेगा ये तभी हो पाएगा जब आप अपनी आवाज उठाएं। कॉलेज प्रबंधन से ये अपील सब जरूर करते हैं कि वो छात्राओं के लिए वक्त पहले ही काफी देर हो चुकी है, लेकिन अब शौचालय बनवा दें। शौचालय के निर्माण में जो भी दिक्कतें आ रही हैं उस पर एक्टिवली बात करें, और अगर ऐसा नहीं होता तो जाहिर तौर पर छात्रों को अपनी आवाज उठानी पड़ेगी। चलिए अब इस पूरे मसले पर देखते हैं कि छात्र क्या और किस दिशा में जाते हैं और उनको कब तक राहत मिलती। इधर दिल्ली में आज प्री बजट मीटिंग हुई है। सारे देश भर के वित्त मंत्री देश की वित्त मंत्री से मिले हैं और क्या बातें हुई हैं, जिसमें स्वयं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी वित्त मंत्री के तौर पर शामिल हुए। देखें आप। दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट को लेकर देश के सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ बैठक की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी राज्य के वित्त मंत्री के तौर पर इस मीटिंग में शामिल हुए। बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मांग की कि राज्य को एनपीएस की 17,240 करोड़ की राशि लौटाई जाए। राज्य का अंश पृथक पेंशन निधि में जमा किया जाए। जीएसटी क्षतिपूर्ति की 1,875 करोड़, कोल रॉयल्टी के 4,140 करोड़ की राशि भी जल्दी राज्य को ट्रांसफर करने की मांग की। साथ ही मुख्य खनिजों की रॉयल्टी दरों में संशोधन, बेहतर वित्तीय प्रबंधन वाले राज्यों को प्रोत्साहन अनुदान, विशेष सहायता योजना को जारी रखने, रायपुर में इंटरनेशनल कार्गो टर्मिनल शुरू करने और केंद्रीय योजनाओं में केंद्रांश बढ़ाने का सुझाव भी दिया। छत्तीसगढ़ को जो 20-22 हजार करोड़ रुपया लेना है, इसके संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज की बैठक में अपनी बात उठाई है और हम उम्मीद करते हैं राज्य के इन हितों को उनको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। मुख्यमंत्री की मांगों पर कितना अमल होता है, ये आगामी बजट में स्पष्ट हो जाएगा। और अब आपको बताते हैं, दुर्ग जिले के रिसाली नगर निगम में हुआ हंगामा। पार्षद और एमआईसी मेंबर विलास बोरकर को बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं। निगम कर्मचारी अधिकारियों ने इसके खिलाफ मोर्चा खोला है। क्या मोर्चे की वजह, इस रिपोर्ट में जानें। काम बंद कर प्रदर्शन कर रहे ये रिसाली नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी हैं, जो पार्षद और एमआईसी मेंबर विलास बोरकर को बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं। आंदोलनकारियों ने चेताया कि जब तक विलास बोरकर को बर्खास्त नहीं किया जाता वो काम पर नहीं लौटेंगे। दरअसल गुरुवार को एमआईसी मेंबर विलास बोरकर ने नगर निगम दफ्तर पहुंचकर अधिकारियों कर्मचारियों के साथ बदसलूकी की और उन्हें जान से मारने की धमकी दी। कर्मचारी अधिकारियों के साथ अभद्र गाली गलौज व्यवहार किया गया। बर्खास्ती की मांग को लेकर संभाग आयुक्त महोदय से भेंट करने आए, उनको ज्ञापन सौंपे हैं कि उसको तुरंत सस्पेंड किया जाए। और वो पूरे कॉरिडोर में घूम के बहुत महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया है। इधर नेवई थाने में बोरकर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी गई। रिसाली नगर निगम के एक पार्षद के विरुद्ध आज अधिकारी कर्मचारी वहां से आए थे और शिकायत पत्र भी दिया है। एक्ट के अनुसार हम सुनवाई करके कार्रवाई करेंगे। अधिकारी कार्रवाई का आश्वासन दे रहे हैं। अब देखना ये कि एमआईसी मेंबर पर शिकंजा कब तक कस पाता है। तो कर्मचारियों ने अपनी ताकत का एहसास कराया। आखिर ऐसी नौबत क्यों बनी, जरा इसको भी समझ लें। आरोपी पार्षद को अपने पद की गरिमा का ख्याल नहीं रहा। आरोपी पार्षद ने निगम कर्मचारियों की ताकत को कम करके आंका था।
आरोपी पार्षद को लगा होगा कि निगम के कर्मचारी उसकी बदतमीजी को बर्दाश्त करेंगे क्योंकि वे एक जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कर्मचारियों ने अपनी ताकत का अच्छी तरह से एहसास करा दिया। सवालों में पुलिस प्रशासन भी यहां दिखता है। बड़ा सवाल तो ये क्या पुलिस सख्त कार्रवाई इसमें करके दिखा पाएगी या फिर पार्षद के राजनीतिक रसूख का लाभ उसको मिल जाएगा। कुल मिलाकर कहना यह चाहते हैं कि मामले में निष्पक्ष जांच करके आप एक एक्शन और एक्शन की एक मिसाल बनाएं। निगम कर्मचारियों को भी अपनी लड़ाई जोर शोर से लड़ते जो दिख रहे हैं, उन्हें अपने फर्जों के प्रति भी इतनी तत्परता रखनी चाहिए, क्योंकि अक्सर जनप्रतिनिधियों की शिकायत अपने कर्मचारियों से यही है कि वो अपना फर्ज नहीं निभाते। चलिए अब इस पूरे प्रकरण में, मामले में जो हंगामा हुआ उसके बाद कार्रवाई क्या होती है ये पूरा शहर देख रहा है। और अब बारी है सबसे बड़े टॉपिक की, जो छत्तीसगढ़ में इस वक्त आरक्षण के तौर पर सामने है। भानु प्रतापपुर में उपचुनाव होना है। सर्व आदिवासी समाज ने अपना प्रत्याशी मैदान में उतारा है। साथ ही हर दिन आरक्षण के मुद्दे पर बयानबाजी तेज हो रही है। आज भी इससे अछूता नहीं रहा। रिपोर्ट देखें। छत्तीसगढ़ सरकार ने इस वक्त के सबसे बड़े सियासी मुद्दे आरक्षण पर बड़ा फैसला किया। कैबिनेट ने न सिर्फ एसटी वर्ग के लिए 32% आरक्षण को मंजूरी दे दी, बल्कि एससी के लिए 13%, ओबीसी के लिए 27% और ईडब्ल्यूएस के लिए 4% आरक्षण का प्रस्ताव पास कर दिया। रमन सिंह जी सच में 2004 से 3 से लेके 12 तक के आरक्षण लागू नहीं किया था, और किया तो हाईकोर्ट में टिक नहीं पाया। हम लोग आरक्षण के लिए विशेष सत्र बुला रहे हैं। इतनी जिसकी संख्या उसके आधार पर आरक्षण उसका अधिकार बनता है, हम उसी आधार पे ये विधेयक ला रहे हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ सरकार ने आरक्षण पर फैसले को अमल में लाने 1 और 2 दिसंबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है। इधर बीजेपी नेता कैबिनेट के फैसले को भाजपा के प्रदर्शनों के दबाव का नतीजा बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से विरोध करती हुई सड़क पे उतरी है। प्रत्यक्ष रूप से विरोध का सामना करना पड़ रहा है, तो ऐसी चौतरफा दबाव को चलते सरकार मजबूर हुई है। वैसे सरकार ने वही कदम उठाया जिसकी उम्मीद की जा रही थी। तो आरक्षण पर सियासी तकरार अब भी जारी है। आखिर क्यों महत्वपूर्ण है ये मुद्दा और कितना असरदार है आरक्षण का ये मुद्दा, जरा इसको भी डिकोड करें। छत्तीसगढ़ में आदिवासी समुदाय बेहद निर्णायक भूमिका में है। हम कह सकते हैं कि चुनाव में किसकी सरकार बनेगी ये आदिवासी वर्ग ही तय करता है। आरक्षण रद्द होने के बाद भानु प्रतापपुर उपचुनाव में आदिवासी समुदाय अपनी ताकत दिखा रहा है। आदिवासी वर्ग ने इस उपचुनाव में कांग्रेस बीजेपी का बहिष्कार कर रखा है। कई जगहों पर आदिवासी समुदाय ने शपथ ली है कि वो न कांग्रेस को न बीजेपी को किसी को वोट नहीं देंगे। साथ ही आदिवासी वर्ग ने सर्व आदिवासी समाज के प्रतिनिधि को वोट करने के लिए कसम भी खा ली। छत्तीसगढ़ सरकार ने फिर से आरक्षण देने का फैसला किया और इसकी तैयारी कर ली। आरक्षण के मुद्दे में आग कितनी ज्यादा है यह आप दोनों पक्षों के इस वक्त के वक्तव्यों को, बयानों को देखकर समझेंगे। बीजेपी से भुनाने में पीछे नहीं। अब देखना यह कि आरक्षण का ये असरकारक मुद्दा कितनी देर तक गर्म रहता है। कल भी हमने विस्तार से इस पर बातचीत की थी और ये आपको बताया था। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि आरक्षण की आग कम से कम ठंडी नहीं होगी। एक और बात, भानु प्रतापपुर की एक सीट का नतीजा सरकार की सेहत के ऊपर कुछ बड़ा फर्क नहीं डालेगा, लेकिन अगर यहां कांग्रेस और बीजेपी दोनों को बहिष्कार झेलना पड़ता है और नुकसान झेलना पड़ता है, तो आदिवासी वर्ग की तरफ से बड़ा एक स्ट्रांग मैसेज आएगा। फिलहाल आज के लिए न्यूज डिकोड में इतना ही। खबरों के महाबुलेटिन से आप जुड़े रहें, अपनी प्रतिक्रियाएं देते रहें, परिवार के साथ सुरक्षित रहें। नमस्कार, शुभ रात्रि।